अभी जो है हम लोगों ने पहला स्टेप बता दिया है कि जब जो है आप किसी नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो तो एसिड बनाते हो। दूसरा स्टेप बताया कि कैसे किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाना है। और थर्ड स्टेप में बताएंगे कि नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन करके हमें एसिड तैयार करना है। तो तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स को ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। आपको पता था क्योंकि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में बताया था कि कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब उसमें ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन द सेम केसेस हियर वी आर हियर टू produce an acid by the help of oxidation of non-metals in the third process. How could it be possible? So here we have to take an highly strong oxidizing agent to produce a new acid. तो अब मान लो कि इधर की बात करें तो इधर मैंने सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये तीन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और मात्र यही तीन को जानना है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा नहीं जानना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूं। तो ये तीन में आपको क्या करना है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैंने एक HNO3, ये आपको अच्छे से पता होगा, अभी जस्ट हमने एक रिएक्शन सेकंड वाले में बताया था, जब नॉन मेटल्स ऑक्साइड में हम वाटर को ऐड करके बनाते तो उसमें आपको नाइट्रिक एसिड भी बनाता है HNO3, और एक और बनाता, क्या बनाता? HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड। तो अब ये HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम इस नाइट्रिक एसिड को इसलिए यहां लिखे ताकि हम इस नाइट्रिक एसिड को यहां डालकर एक नया एसिड बना सके। तो चलो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है S यानी सल्फर के साथ HNO3 का, HNO3। अब देखो S प्लस HNO3 दे दिए, तो अब क्या करेगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो नया प्रोडक्ट क्या बनाएगा? H2SO4, H2SO4, ठीक है। अब देखो S प्लस HNO3 ने बनाया H2SO4, ठीक है। तो अब सवाल है कि P में जब हम, अच्छा ये किस फॉर्म में रहता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम क्या करते हैं? इस फास्फोरस को वापस HNO3 के साथ हम क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, और रिएक्ट करवाने के बाद देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो अब देखो कि HNO3 प्लस P है, तो यहां बनाएगा H3PO4। आपको पता है H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, और H3PO4 क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। नाउ अब सवाल उठता है कि गौर से देखो कि ये केवल H2SO4 नहीं बनाता, ये केवल H3PO4 नहीं बनाता, ये और भी बाय प्रोडक्ट बनाता है, और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसको हम लिख देते हैं कि H2O प्लस NO2, H2O प्लस NO2। तो केवल यही नहीं बनाता, ये वाटर भी बनाता है और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि NO2 हो गया, H2 हो गया, H3PO4 हो गया। अब हम थर्ड रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स हो रहा है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, और उसके अलावा जो एसिड फॉर्म हो रहा है, और उसके अलावा और भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो आखिर ये कैसे हो रहा है? आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि HNO3 है, फिर रिएक्ट होके, अब क्योंकि हमने H2SO4 बनाया, तो आपके मन में सवाल हुआ होगा, सर आपने सल्फर को HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से जरूर रिएक्ट करवा दिया, लेकिन N कहां गया? O कहां गया? चलिए O तो मिल भी गया, N कहां गया? तो वही ये बाय प्रोडक्ट के रूप में हिडन रहता है। क्यों? क्योंकि हमको इससे या इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है मेन प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट को निकालने का मेरा काम है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट, और हमको चाहिए क्या? एसिड चाहिए। तो एसिड चाहिए, तो हमने रिएक्शन करवा के एसिड बनाया,
उसके बाय प्रोडक्ट पर हम जब बहुत ज्यादा फोकस या हाईलाइटेड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी बता दिया क्योंकि मन में किसी प्रकार का दिक्कत या शंका ना रहे कि नाइट्रोजन कहाँ चला गया सर रिएक्शन में, नाइट्रोजन तो हमको किसी प्रोडक्ट में दिख ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, हमने बना के आपको दिखा दिया। बैलेंस करने के लिए कि सर कैसे क्या हुआ है, तो गौर से देखो, जब भी सल्फर है, ठीक है, जब भी सल्फर के साथ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा 6 दे देना, फास्फोरस के साथ रहेगा तो 5 दे देना, और कार्बन के साथ रहेगा तो 4 दे देना। तो चलो हम देखते हैं कि कैसा है। 6HNO3 है तो 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 4 है, तो हमको क्या करना होगा, 2 और बढ़ा देंगे। तो देखो 2 2 जा 4, 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के गो है 6 गो है, तो N है एगो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 दे देंगे, तो 6 नाइट्रोजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के गो है 6 तिया 18 ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 4 2 6, यहाँ 6 दूनी 12, तो 12 6 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया, हमारा हो गया बैलेंस। यहाँ पे 5 NO3 है, तो P + 5 NO3 है, तो हम क्या करेंगे, गौर से देखो, हाइड्रोजन 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो हम क्या कर दिए, अच्छा हाइड्रोजन 5 है, तो हमने क्या किया, H3PO4 है, H2 है, तो 3 2 5 तो हो ही गया, नाइट्रोजन हमारा 5 करना होगा। हाँ अब देखो, क्योंकि 5HNO3 है तो हाइड्रोजन 3 है, इधर इधर 2 है, 3 और 2 कितना हाइड्रोजन हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के गो बचा 5 गो, 5 गो नाइट्रोजन यहाँ आगे दे दिए, 5N हो गया। ऑक्सीजन के गो है 5 तिया 15, टोटल है 5 तिया 15, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 10 एक 11 ऑक्सीजन, 11 4 15 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। अब देखो आपको पता चला कि S के साथ हमने रिएक्ट करवाया HNO3 का तो H2SO4 बनाया, P के साथ रिएक्ट करवाया HNO3 का तो H3PO4 बनाया, C के साथ HNO3 का बनाएगा तो H2CO, है ना, H2CO3 बना देगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। यानी कि हमने क्या किया, वापस इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब कार्बन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाए तो रिएक्ट करवाने के बाद ये भी कार्बनिक एसिड बनाएगा, है ना, लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों, जब आपने सल्फर को HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लिया, यानी P को साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करके आपने फास्फोरिक एसिड बना लिया, फिर कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आप कार्बोनिक एसिड क्यों नहीं बना रहे, तो इसका सवाल आपको इसी में मिल जाएगा, अगर आपने पिछला वाला क्लास पढ़ा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइन बाय लाइन वीडियो को जरूर देखो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस देने में, और अभी भी अगर आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा तो मुझे आज सुबह एक वीडियो भी आया जिसमें खास तौर पे लिखा हुआ था कि एग्जाम कभी भी 10 दिन पहले बताकर सीबीएसई ले सकता है, जो बच्चों के लिए हद से ज्यादा खतरनाक और डरावना मोमेंट होगा। इसलिए याद रख लेना कि सिलेबस अगर तुम लोग अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ के खत्म करोगे तो इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं, मैं तो पढ़ाता ही जाऊंगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छा है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उन्हें काफी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना इस बात का, और इसीलिए बोल रहा हूं कि अच्छे से ध्यान दो। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड के रूप में काम करता है। वो है क्या, एक मिनरल एसिड, लेकिन है क्या वो वीक एसिड की तरह, यानी इसको हम कहेंगे एक्सेप्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि मरकरी एक मेटल है, लेकिन बावजूद उसके वो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग को क्या बोलना चाहिए था, लिक्विड, लेकिन है वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक में, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो मेटल है, लेकिन एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, मरकरी। उसी तरह ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड एक्सेप्शन में है। तो अब कार्बनिक एक एसिड क्या होगा कि वीक एसिड होगा, तो भैया कार्बनिक एसिड जब एक वीक एसिड है तो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा, ये आयंस और मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करेगा, सेकंड वाले में बताए थे। तो इस वजह से क्या होगा कि ये कार्बन HNO3 यानी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके भी H2CO3 नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाने के बाद फिर ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा H2O प्लस CO2, है ना, और प्लस जो वही बचा है NO2, तो H2O प्लस CO2 प्लस NO2 यही बनाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये रिएक्शन एक एसिड के रूप में काम नहीं करेगा, बिकॉज कार्बनिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड इट कैन नॉट बी फॉर्म बाय सच रिएक्शन। तो C+4HNO3 बना दिया H2CO2 प्लस NO2। तो बैलेंस करने के लिए देखो 4 हाइड्रोजन है,
यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो चलो 2 दे दिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना, नाइट्रोजन कितना है, 4 है, तो 2 दे दिए, तो 2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखो कि 2 नाइट्रोजन हो गया, अच्छा नहीं नहीं, नाइट्रोजन 4 है ना, तो 4 दे देते, 4 नाइट्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। अब क्या, ऑक्सीजन 4 तिया 12 है, तो 2 दूनी, अच्छा 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 दूनी 8 यहाँ हो गया, तो 8 9 10 2 12, 12 ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा ये भी हो गया बैलेंस। तो यही था तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ नन मेटल, जिसमें हम जो है एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर किसी भी नन मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहा है। अब करवाने के बाद क्या हो रहा है कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक नया एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा था थर्ड स्टेप, और अब बताएंगे एक आखिरी स्टेप, 4 स्टेप, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ एसिड बताएंगे कि कैसे टाइल एसिड बनाते हैं किसी नॉन वॉलेटाइल के काम पर। चलो इसको बनाते हैं। नॉन वॉलेटाइल acid gives volatile acid, यानी फॉर्म सेल प्लस नॉन वॉलेटाइल एसिड गिव्स वॉलेटाइल एसिड। अब सवाल उठता है, बहुतों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन, तो नॉन वॉलेटाइल एसिड मतलब H2SO4। बहुत के मन में होगा वॉलेटाइल एसिड कौन, तो वॉलेटाइल मतलब HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। सबके मन में अभी भी सवाल होगा कि सर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। आपने तो ये दे दिया कि मान लिया HCl HNO3 H2SO4 है, लेकिन ये होता क्या है। तो जब मैंने एग्जांपल दिया आपको उससे समझ नहीं आया, गौर से देखो कि HCl या HNO3 नाइट्रिक एसिड या HCl ये क्या है, ये ऐसा एसिड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इवापोरेट हो जाता है। लेकिन H2SO4 क्या है, ये डायबेसिक होने के बावजूद ये क्या हो रहा है कि यह जो है इवापोरेट नहीं हो रहा है, या इवापोरेट नहीं होता, इसलिए नॉन वॉलेटाइल है। तो हम कहीं ना कहीं वॉलेटाइल का एग्जांपल या डेफिनेशन समझ सकते हैं। वॉलेटाइल एसिड ऐसे एसिड को कहेंगे एन एसिड व्हिच कैन इवापोरेट easily at room temperature. An acid which can evaporate easily at room temperature is known as volatile acid. Or such acid which cannot evaporate at room temperature is called non-volatile acid. बहुत आसान था, उसको आप डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। तो अब चलो कि फॉर्म सेट, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस नॉन वॉलेटाइल एसिड को किसी सेल के साथ रिएक्ट करवा के कैसे वॉलेटाइल एसिड बनाते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो गौर से देखो कि जब NaCl को H2SO4 के साथ ऐड किया जाता है, तो इस ऐड करने के दौरान में, ठीक है, इस ऐड करने के दौरान में इसको एक वोलेटाइल एसिड फॉर्म करना होता है। तो देखो गौर से, जब NaCl को हम एक H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ टूटेगा, ठीक है, ये बनाएगा सबसे पहले HCl। हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमको प्रोडक्ट चाहिए वोलेटाइल एसिड। हमको क्या चाहिए, वोलेटाइल एसिड। हमको ये लिखना है कि इन दोनों के मिक्स से मेन क्या चीज बता है, हमको ये देखना है क्या इससे एसिड बन रहा है कि नहीं। तो NaCl प्लस H2SO4 में देखो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन Cl को क्या करेगा, तो अपने साथ ले लेगा और Na अलग हो जाएगा। तो देखो जब H, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके बना दिया HCl। HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो कि HCl तो बना दिया, लेकिन HCl के अलावा हमको और भी तो कुछ चाहिए। तो इसका एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और उसके बाद ये Cl जो है इसमें आ गया, तो इसका क्या बचा, Na बचा, इसका एक हाइड्रोजन बच गया, H बचा, इसका SO4। तो यानी ये क्या बन गया, NaHO4, HSO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन
सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपके मन में अभी भी सवाल हो रहा होगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत है ये चीज, कि सर आपने कहा था कि बेसिडिटी ऑफ एसिड में कि H2SO4 डाइबेसिक है। डाइबेसिक कहने का मतलब कि अगर इसमें दो हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन को ना आयनाइज करना चाहिए था। फिर आप कह रहे हैं कि H प्लस आयन केवल एक ही दिया HCl बनाने के लिए और बाद बाकी इसमें दे दिया, आखिर ये दोनों ही क्यों डोनेट नहीं किया? तो याद रखना कि बेसिडिटी ऑफ एसिड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन। बेसिडिटी ऑफ एसिड केवल उसके कंपाउंड से उसके आयन को अलग करने का प्रोसेस नहीं होता, इसका एक और भी प्रोसेस होता है कि H2SO4 में कितना आयन, हमें पता है कि H2O4 डायबेसिक इसलिए 2 H प्लस देना चाहिए था उसको, लेकिन इसने केवल एक H प्लस देके HCl बनाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो बेसिडिटी होगा आयंस को डिसोसिएट करने का, वो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो आप इसमें एक पॉइंट जरूर लिख लेना कि बेसिडिटी ऑफ H प्लस आयन या एसिड डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, ठीक है, कि बेसिडिटी ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, यानी इसका जो कितने आयंस में ये टूटेगा, कितना आयंस देगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेते, काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, NaNO3 का। चलो इसको हम मिटा देते हैं, आई थिंक, चलो नहीं ले लेते NaNO3। NaNO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, अब NaNO3 को भी हमको H2SO4 के साथ कनेक्ट करना होगा, H2SO4 के साथ कनेक्ट करना होगा, और ये H2SO4 के साथ कनेक्ट करके एक तो HCl बनाया, दूसरा हम क्या बनाएंगे, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब HNO3 बनाएंगे तो गौर से देखो कि इसका केगो H डिसोसिएट, डायबेसिक होने के बावजूद एक हाइड्रोजन इसका इसने ले लिया और इसका NO3 भी इसके पास चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, NO3 तो इसके पास है, Na बचा, इधर एक H बचा, इधर SO4 बच गया, फिर से वही चीज आ गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3 बन गया। तो अब देख पा रहे हो कि NaHSO4 प्लस NHO3 बन गया, क्योंकि ये डायबेसिक होने के बावजूद एक हाइड्रोजन डिसोसिएट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, जिसको हम लोगों ने कहा नाइट्रिक एसिड। तो देख पा रहे हो कि कैसे किसी रिएक्शन में कोई वोलेटाइल एसिड हमको प्राप्त होता है, और हाँ, ये बेसिडिटी ऑफ एसिड डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि कितना हाइड्रोजन टूट कर नया प्रोडक्ट बनना है। तो बस ये दोनों ही प्रिपरेशन ऑफ एसिड के 4 स्टेप में वोलेटाइल एसिड प्राप्त करने के लिए ये दोनों ही काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग अच्छे से और जानकारी के साथ आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो बच्चों के साथ कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। बस मैं यही कहूंगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, 10-5 लाइक ही मेरे लिए बहुत है। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।